अच्छा, एक बात सोचिए। इतिहास का एक बेहद जरूरी पत्थर का टुकड़ा, एक पूरा शिलालेख जिस पर एक पूरे राजवंश की कहानी लिखी हो, उसे कोई समुद्र में फेंक दे। क्यों? क्योंकि जहाज का वजन ज्यादा हो रहा था। ये कोई मजाक नहीं है, ये राजस्थान के इतिहास की एक सच्ची घटना है। आज हमारे सामने राजस्थान के इतिहास पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हम इन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब लड़ा, बल्कि ये समझना है कि कालीबंगा के टीलों में दबी सभ्यताओं से लेकर जयपुर के जंतर मंतर तक की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है। और ये कहानी वाकई कमाल की है। हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे हजारों साल पहले की सभ्यताओं से, जैसे कालीबंगा और आहड़, ये देखने के लिए कि इस जमीन पर समाज की नींव कैसे पड़ी। फिर हम समय के उन गवाहों की बात करेंगे जो आज भी हमारे पास हैं, सिक्के और पत्थर पर लिखे लेख यानी शिलालेख। यहीं से हमें उस दौर के समाज और शासकों की असली झलक मिलती है। और फिर हम उस दौर में चलेंगे जिसे हम राजपूत युग के नाम से जानते हैं। चौहान, राठौड़, मेवाड़ के गुयूल और आमेर के कछवाहा। हम सिर्फ उनकी लड़ाइयों की नहीं, बल्कि उनके बनाए किलों, उनकी कला और उनके ज्ञान विज्ञान की भी पड़ताल करेंगे। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। कालीबंगा नाम का मतलब है काली चूड़ियां। ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे थी। मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि यहाँ जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले लोग खेती करना जानते थे। और सिर्फ जानते ही नहीं थे, बहुत अच्छे से जानते थे। ये कोई मामूली जुताई नहीं थी, ये दोहरी जुताई के सबूत हैं, जहां एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। ये उस दौर की कृषि क्रांति को दिखाता है। और तो और कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने भूकंप के सबूत भी मिले हैं। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें 2 अलग-अलग टीले मिले। एक थोड़ा ऊंचा पश्चिमी टीला, जो शायद एक किले जैसा था, जहां शासक या अमीर लोग रहते होंगे, और एक पूर्वी टीला जहां आम लोगों के घर थे। ये दिखाता है कि कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की हुई सिटी थी। मतलब उस जमाने में भी प्रॉपर टाउन प्लानिंग होती थी। कमाल है। लेकिन कालीबंगा अकेली नहीं थी। हमारे नोट्स में गणेश्वर सभ्यता का भी जिक्र है, जो सीकर के पास कांतली नदी के किनारे थी। इसकी खास बात यह थी कि यहाँ घर ईंटों से नहीं, पत्थरों से बने थे। बिल्कुल। और एक और बड़ी सभ्यता थी उदयपुर के पास आहड़। इसके तो कई नाम थे, जैसे ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह, और स्थानीय लोग इसे आज भी धूलकोट कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, इनका मुख्य काम तांबा गलाकर उसके औजार बनाना था। यहाँ से एक बहुत मशहूर चीज मिली है, मिट्टी का बना एक बैल, जिसे बनासियन बुल कहते हैं। ये शायद उनकी कला या किसी धार्मिक मान्यता का प्रतीक रहा होगा। साथ ही अनाज रखने के बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था। इन सभ्यताओं के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बनने लगे, जिन्हें हम जनपद कहते थे। जैसे मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, आज का जयपुर। इसका जिक्र तो ऋग्वेद में भी है। फिर एक शिवी जनपद था, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ के पास मध्यमिका थी। इनके बारे में जानकारी इनके चलाए गए सिक्कों से मिलती है। यही सिक्के और शिलालेख इतिहास को जानने के सबसे भरोसेमंद स्रोत बन जाते हैं। सिक्के शासक का नाम, उसका समय और उसके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में बताते हैं। राजस्थान में पंचमार्क या आहत सिक्के मिले हैं, जो भारत के सबसे पुराने सिक्कों में से हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व के। बाद में तो हर रियासत के अपने सिक्के थे, जैसे जयपुर का झारशाही सिक्का। लेकिन सिक्कों से ज्यादा दिलचस्प कहानी तो शिलालेखों की है। और यहाँ हम वापस उसी कहानी पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, मानमोरी अभिलेख। इसे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ने चित्तौड़ की मानसरोवर झील से खोजा था। इसमें मौर्य वंश की जानकारी थी। और फिर वही हुआ जो अविश्वसनीय लगता है। जब कर्नल टॉड इसे अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो समुद्री यात्रा के दौरान जहाज में वजन बहुत ज्यादा हो गया। उन्हें कुछ सामान फेंकने को कहा गया। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उस बेशकीमती शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि जहाज में वजन ज्यादा था? ये तो यकीन ही नहीं होता। आज उसकी कीमत क्या होती। बिल्कुल। इतिहास का एक पूरा अध्याय हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में खो गया। यह हमें बताता है कि इतिहास हम तक कितने संयोगों और दुर्घटनाओं से गुजरकर पहुंचता है। खैर, शुक्र है कि सारे शिलालेख समुद्र में नहीं फेंके गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है बिजौलिया शिलालेख, जो 1170 ईस्वी का है। ये चौहान वंश के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है। और इससे क्या खास पता चलता है? इसी से हमें 2 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली कि चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। और दूसरी, जो बहुत ज्यादा बहस का विषय रही है, कि इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये राजपूतों की उत्पत्ति के कई सिद्धांतों में से एक को जन्म देता है। तो चलिए अब सीधे राजवंशों के उस दौर में चलते हैं जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है। चौहानों की बात करें तो एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और उनके साथ ही मोहम्मद गौरी का नाम भी जुड़ता है। हाँ, तराइन के 2 युद्ध, 1191 में पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की एक तरफा जीत हुई, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें नतीजा पूरी तरह पलट गया और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक था। लेकिन चौहानों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी एक शाखा रणथंभौर में भी राज कर रही थी, और वहां के शासक थे हमीरदेव चौहान, जो अपने हट के लिए मशहूर हुए। सिंगमन सतपुरुष वचन वाली कहावत उन्हीं के लिए है ना? उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के एक विद्रोही को शरण दी थी और उसे लौटाने से मना कर दिया था। बिल्कुल।
और इसी हट की कीमत उन्हें रणथंभौर का किला खोकर चुकानी पड़ी। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किला घेर लिया और जीत की कोई उम्मीद नहीं बची, तब हमीरदेव और उनके योद्धाओं ने केसरिया किया और रानियों ने जौहर। इसे ही रणथंभौर का पहला साका कहते हैं। यहाँ साका का मतलब समझना जरूरी है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक अंतिम बलिदान था। जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि हार निश्चित है और बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वे दो काम करते थे। पुरुष सिर पर केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते थे। इसे केसरिया करना कहते थे। और किले के भीतर स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थीं, जिसे जौहर कहते थे। जब केसरिया और जौहर एक साथ होते थे तो उसे साका कहा जाता था। मीरदेव का हट और रणथंभौर का पतन एक युग का अंत था, लेकिन आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध की ये मशाल बुझी नहीं, बल्कि राजस्थान के दूसरे कोने मारवाड़ में एक और शासक ने इसे जलाए रखा। उनका नाम था राव चंद्रसेन। उन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? उन्होंने महाराणा प्रताप से भी पहले मुगलों से संघर्ष किया, फिर भी इतिहास में उन्हें उतनी जगह क्यों नहीं मिली? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक, मेवाड़ का राजनीतिक और सांस्कृतिक कद उस समय मारवाड़ से कहीं बड़ा था। दूसरा, महाराणा प्रताप के संघर्ष के बाद मेवाड़ अपनी आजादी काफी हद तक बचाए रख पाया, जबकि राव चंद्रसेन के बाद जोधपुर पर लंबे समय तक मुगलों का सीधा नियंत्रण हो गया। इतिहास अक्सर विजेताओं की या कम से कम उन लोगों की कहानी याद रखता है जो अंत तक टिके रहते हैं, लेकिन यह सच है कि चंद्रसेन ने बिना किसी बड़ी रियासत और संसाधनों के पहाड़ों में भटकते हुए अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इसीलिए उन्हें प्रताप का अग्रगामी यानी प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। और अब आते हैं उस राजवंश पर जिसका नाम ही शौर्य का प्रतीक माना जाता है, मेवाड़ का गुहिल राजवंश। इसकी नींव बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीतकर रखी थी। लेकिन मैं सीधे आना चाहती हूँ महाराणा कुंभा पर। नोट्स में लिखा है कि उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराकर विजय स्तंभ बनवाया। हाँ, लेकिन विजय स्तंभ सिर्फ एक जीत का स्मारक नहीं है। वो कुंभा के आत्मविश्वास और मेवाड़ की उस दौर की सांस्कृतिक बुलंदी का प्रतीक है। वो एक तरह से कुंभा का ये ऐलान था कि मेवाड़ अब सिर्फ अपनी रक्षा करने वाली ताकत नहीं, बल्कि मध्य भारत की एक महाशक्ति है। और कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो उस दौर के रेनेसांस मैन थे, एक महान निर्माता जो 84 में से 32 किलो के निर्माता माने जाते हैं, एक कुशल वीणा वादक जिन्हें अभिनव भारताचार्य की उपाधि मिली, और संगीत राज जैसे ग्रंथों के लेखक भी। कुंभा के बाद आए महाराणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। उन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा। यहाँ एक पाती पर्वन परंपरा का जिक्र है। ये क्या थी? और पाती पर्वन एक प्राचीन राजपूत परंपरा थी, जिसके तहत जब कोई बड़ा राजपूत राजा किसी विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध छेड़ता था, तो वो बाकी राजपूत राजाओं को एक पत्र यानी पाती भेजकर एक झंडे के नीचे लड़ने के लिए आमंत्रित करता था। ये उनकी एकता का प्रतीक था। सांगा ने इसी परंपरा के तहत बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए मारवाड़, आमेर, बीकानेर जैसे कई राज्यों को इकट्ठा किया था। हालांकि खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई, लेकिन ये राजपूतों की एकता का एक दुर्लभ उदाहरण था। और सांगा के बाद मेवाड़ के इतिहास में वो नाम आता है जो शायद राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नाम है, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। एक तरफ अकबर की सेना जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रताप की सेना जिसमें उनके एक सेनापति थे हकीम खान सूरी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रताप की तरफ से तोपखाने का प्रमुख एक मुस्लिम था और अकबर की शाही सेना का सेनापति एक हिंदू राजपूत। कर्नल टॉड ने इस युद्ध के महत्व को देखते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। लेकिन ज्यादातर लोग हल्दी घाटी को ही प्रताप के संघर्ष का अंत मान लेते हैं, जबकि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, हल्दी घाटी अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। इसके बाद 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। और यही प्रताप के संघर्ष का टर्निंग पॉइंट था। दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना ने मुगल चौकियों पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस एक जीत ने मेवाड़ के सैनिकों का मनोबल वापस लौटा दिया और प्रताप ने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। इसी वजह से कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये प्रताप की वापसी की लड़ाई थी। प्रताप का संघर्ष तो अद्भुत था ही, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उसी दौर में दूसरे राजपूत शासक क्या कर रहे थे। जैसे आमेर के राजा मानसिंह, जिनका रास्ता बिल्कुल अलग था। वो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। हाँ, और ये उस दौर की राजपूत मुगल कूटनीति का दूसरा पहलू दिखाता है। जहां मेवाड़ ने संघर्ष का रास्ता चुना, वहीं आमेर जैसे राज्यों ने संधि और सहयोग का। अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब दिया था। मनसब? ये क्या होता था? कोई पदवी? मनसब एक तरह की रैंक थी जो मुगल बादशाह अपने अधिकारियों और सेनापतियों को देते थे। ये जात और सवार में बटा होता था। जात से पद और वेतन तय होता था, और सवार से ये कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने हैं। 7000 का मनसब उस समय केवल शाही परिवार के शहजादों को ही मिलता था। मानसिंह को यह देना दिखाता है कि अकबर उन पर कितना भरोसा करता था। अकबर ने उन्हें फर्जंद यानी बेटे की उपाधि भी दी थी, सिंह। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि एक तरफ तलवारें चल रही हैं और दूसरी तरफ एक राजा तारों की चाल देख रहा है और एक नया शहर बसाने का नक्शा बना रहा है। और वो सच में सवाई साबित हुए। औरंगजेब ने उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें सवाई की उपाधि दी थी, यानी अपने पूर्वज से 1.25 गुना बेहतर।
जयसिंह एक योद्धा और कूटनीतिज्ञ तो थे ही, पर उनकी असली पहचान एक महान खगोल शास्त्री और नगर नियोजक के रूप में है। उन्होंने भारत में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। और उन्होंने 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी, जो भारत का पहला पूरी तरह से प्लान करके बसाया गया शहर माना जाता है। ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ। इसके वास्तुकार बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयसिंह ने खुद भी नक्षत्रों पर जीज मोहम्मद शाही और ज्योतिष पर जयसिंह कारिका जैसे ग्रंथ लिखे। ये अद्भुत है। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजवंशों का लेखा जोखा नहीं है। एक ही समय में जहां एक राजा अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरा राजा ज्ञान विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। ये विविधता ही राजस्थान के इतिहास को इतना गहरा और आकर्षक बनाती है। तो कुल मिलाकर कालीबंगा के जुते हुए खेतों से लेकर जयपुर के जंतर मंतर तक का ये सफर हमें दिखाता है कि राजस्थान का इतिहास सिर्फ किलों, लड़ाइयों और बलिदान का नहीं है। ये गहरी सभ्यताओं, कला, विज्ञान और अलग अलग तरह की सोच का भी इतिहास है। बिल्कुल सही। और ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि हर शासक ने अपने समय की चुनौतियों का सामना अपने अपने तरीके से किया। कोई राव चंद्रसेन की तरह आखिरी सांस तक लड़ता रहा, तो कोई मानसिंह की तरह सहयोग से अपने राज्य को बचाता और बढ़ाता रहा, कोई महाराणा कुंभा की तरह कला और निर्माण में अमर हो गया, तो कोई सवाई जयसिंह की तरह ज्ञान विज्ञान की दुनिया में अपनी छाप छोड़ गया। कोई एक सही या गलत रास्ता नहीं था, सब अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रहे थे। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक आखिरी सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। हमारे नोट्स में राजपूतों की उत्पत्ति के कई अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत है, जो कहता है कि वो ऋषियों द्वारा यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए थे। कर्नल टॉड जैसे इतिहासकार उन्हें शक, कुषाण जैसी विदेशी जातियों का वंशज मानते हैं। तो वहीं सीवी वैद्य जैसे विद्वान उन्हें प्राचीन वैदिक आर्यों की ही संतान बताते हैं। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है कि ऐतिहासिक पहचान आखिर बनती कैसे है। जब किसी समुदाय की अपनी उत्पत्ति को लेकर ही इतने अलग अलग और एक दूसरे के विरोधी मत हो, तो इसका उस समुदाय की अपनी पहचान और अपने इतिहास को देखने के नजरिए पर क्या असर पड़ता होगा।